हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक श्रीवास्तव फ्रॉम स्किल मंत्रा। स्किल मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज लॉ की क्लास स्टार्ट करेंगे। लॉ के बारे में बताऊंगा। लॉ स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लॉ सब्जेक्ट क्या है, लॉ को समझने की जरूरत क्या है। देखिए, लॉ का मतलब होता है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारी सोसाइटी के हर किसी पर्सन को, हर किसी बंदे को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर केवल जो 4 प्रोफेशनल्स हैं उनको लॉ के बारे में पता होता है, जैसे एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड थोड़ा बहुत सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कहीं पर भी लॉ नहीं पढ़ाया जाता। इवन जो एकेडमिक है, एकेडमिक में भी बहुत ज्यादा लॉ की नॉलेज नहीं दी जाती, केवल बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। जबकि लॉ एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में हर एक को पता होना बहुत जरूरी है। इवन लॉ खुद भी यही बात बोलता है, लॉ में खुद भी यही लिखा हुआ है कि इंडियन कोर्ट ये एजम्पशन लेकर के चलेगी कि अगर कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन है तो यहां पर ये एज्यूम किया जाएगा कि उसको इंडियन लॉ के बारे में पता है। कल को आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, किसी सिचुएशन में फंस गए, कोई बिजनेस डील में फंस गए और आप बाद में कह रहे हो कि मेरे को लॉ के बारे में पता नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया, तो वहां पर कोर्ट आपकी कभी भी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि कोर्ट हमेशा ये एजम्पशन लेकर के चलता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको लॉ के बारे में पता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम लोगों ने स्किल मंत्रा के थ्रू दूर करने की कोशिश करी है। यहां पर हम लोग स्किल मंत्रा के यूट्यूब चैनल में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो आपके लिए, या आप प्रोफेशनल हो आपके लिए, तो जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज ऑफ लॉ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली लॉ होता क्या है, लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ की वैल्यू क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, माई सेल्फ प्रतीक श्रीवास्तव, एडवोकेट प्रतीक श्रीवास्तव। मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 12 सालों से हूं। मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएसईटी, या पहले वो सीएस फाउंडेशन था, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल, मैं यहां की तक लॉ की क्लासेस लेता हूं। मैंने जुडिशरी में भी पढ़ाया हुआ है, क्लैट की प्रिपरेशन भी मैंने करवाई हुई है। मेरे को लगभग 12 से 13 साल हो गए एजुकेशन इंडस्ट्री में आए हुए। अब देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू। अब देखिए, चैप्टर ओवरव्यू में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ का मतलब लॉ को कैसे लागू किया जाता है, लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाता है। मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, आज की डेट में हमारी इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो मेन रेगुलेटरी हैं, यानी कि जिनकी रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं, जो रेगुलेशंस बनाती हैं। उसके बाद में इंडिया का जुडिशियल सिस्टम क्या है। अब देखिए, सबसे पहले व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है? देखिए, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। जस्टिस टू सोसाइटी। अब देखिए, लॉ बेसिकली क्या होता है कि देखिए, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अब सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी कह लीजिए या बुरे लोग कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के लोग रहते हैं, कुछ नेगेटिव माइंडसेट के लोग रहते हैं। गवर्नमेंट उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाती है। लॉ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसी भी पर्सन को सोसाइटी में रहने का तरीका बताते हैं कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कैसे कंडक्ट करना है, ह्यूमन कंडक्ट, आपको कैसे कंडक्ट करना है, ये चीज बताता है लॉ। अब अगर लॉ ना होता, अगर देखिए लॉ को समझना है तो आप ये समझिए कि अगर लॉ ना होता तो क्या होता। अगर लॉ ना होता तो जैसे कि मैंने बताया, सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो बुरे लोगों के मन में कोई डर ना होता ना। जैसे हम लोगों को बताया जाता है भगवान, अगर हम लोग कोई भी गलत काम करेंगे तो भगवान हमको पाप देगा, भगवान हमको पनिश करेगा। तो भगवान जैसे डराते हैं ना,
कि भगवान का एक मन में डर रहता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट यहां पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि जो भी पर्सन खराब काम करे या जो भी पर्सन बुरा काम करे तो उसके मन में एक डर होना चाहिए, उसको यह पता होना चाहिए कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमको किस हिसाब से कंडक्ट करना है, यह चीज बताता है लॉ। आगे देखिए, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बेसिकली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। अब देखिए, इंडिया हमारा जो देश है वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। मैं इसको केवल डाइवर्सिफाइड नहीं बोलूंगा, मैं उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बोलूंगा। यहाँ पर इतने तरीके के कल्चर हैं, इतने तरीके की लैंग्वेज हैं, इस सोसाइटी कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो लॉ है वो इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलता है। आपका कोई भी कल्चर हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, आपका कोई भी धर्म हो, आपकी कोई भी भाषा हो, आप किसी भी कल्चर को फॉलो करते हो, आप किसी भी कस्टम को फॉलो करते हो, लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ सभी लोगों को फॉलो करना होता है। आगे देखते हैं अब लॉ आता कहां से है, लॉ के मेन सोर्सेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी कानून नहीं है। हमारे देश में आज की डेट में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी जुडिशियल सिस्टम है या जो भी गवर्निंग सिस्टम है, सब कुछ चल कैसे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को बना था। नहीं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था, तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स कब हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे बड़ा कानून होता है, वो ये बताता है कि आपका देश चलेगा कैसे। तो उसी तरीके से जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, वो सबसे बड़ा, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इवन अगर संविधान कुछ और बात बोलता है और कोई दूसरा कानून कुछ और बात बोलता है, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी कि संविधान को। संविधान बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या काम होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बताता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करेगी, इलेक्शन किस तरीके के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पब्लिक के पास में कितने तरीके के राइट्स होंगे, पब्लिक की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी। हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमारा देश चलेगा कैसे, यह बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ करके कोई भी कानून नहीं है, ना ही कोई बॉडी है। इवन सबसे बड़ा कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। गवर्नमेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर नहीं जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो अब तो मेन लॉ का सोर्स क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। कि बाकी कोई भी लॉ बनेगा तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि अगर जो भी लॉ बनाया जा रहा है उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इस वजह से लॉ का जो सबसे पहला सोर्स माना गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माना गया है। दूसरा, स्टैट्यूट्स। अब जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, लॉ है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो लॉ हमारा आता कहां से है, पार्लियामेंट से आता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। अगर पूरे देश के लिए कानून बनाया जा रहा है तो वो कानून कहां पर पास होगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में। लेकिन अगर कोई कानून किसी एक राज्य के लिए बनाया जा रहा है, किसी एक स्टेट के लिए बनाया जा रहा है, तो वो कहां पर पास होगा, उस स्टेट की विधानसभा में। उसको बोला जाता है स्टेट असेंबलीज। तीसरा, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, अब सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उसको लेकर के कोई कानून नहीं बना,
किसी के दिमाग में भी नहीं आया कि इस तरीके का एक्ट हो सकता है। अब कोर्ट के सामने ऐसा एक केस आया जिसको लेकर के कोई कानून बना नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आजकल हम लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं। तो आजकल तो इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे लॉ आ गए हैं, साइबर लॉज आ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 है, साइबर लॉज भी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। लेकिन क्या सोचो कि साइबर लॉज क्या शुरुआत से थे क्या? नहीं थे। क्यों? देखिए, लॉ आता कहां से है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लोगों को ऐसी रात में सपने आ जाते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पार्लियामेंट को, चलो इस चीज पर कानून बनाते हैं? नहीं, पहले प्रॉब्लम आती है और फिर उसका सॉल्यूशन आता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि पहले बीमारी आती है फिर उसका इलाज आता है। जैसे कोविड अभी आया तो वैक्सीन तो कोविड के बाद में आई ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले वैक्सीन आ गई बाद में कोविड आया। पहले कोविड आया, बाद में उसका इलाज आया, यानी कि बाद में उसकी वैक्सीन आई। तो वैसे ही हमारे यहां भी होता है, वैसे ही पहले कोर्ट के सामने प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जब सबसे पहले मान लीजिए आईसीआईसी बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग शुरू करी। अब आईसीआईसी बैंक ने नेट बैंकिंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब आईसीआईसी बैंक ने उसके साइड इफेक्ट थोड़ी ना सोचे होंगे, गवर्नमेंट ने उसके साइड इफेक्ट थोड़ी ना सोचे होंगे। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है आईसीआईसीआई बैंक ने, फॉर एग्जांपल, कि अपना जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज किया होगा कि आज से हमारे इंडिया में एक हिस्टोरिकल शुरुआत हो रही है। आप घर में बैठे बैठे किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको बैंक की बड़ी बड़ी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं 90s की, 2000 की, जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, जब इंटरनेट बैंकिंग कुछ लोगों को पता होती थी, सबको पता नहीं होती थी। लोगों के घर में तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे तब। तो मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग ऐसे आई। पहले लोगों को बैंक में जाकर के लाइन लगानी पड़ती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे। तो आईसीआईसीआई बैंक ने उसको इस हिसाब से एडवर्टाइज किया कि आज से हमारे देश में एक हिस्टोरिकल शुरुआत हो रही है, आज से किसी को भी बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक आपको घर में बैठे बैठे फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी देगा कि आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हो, आप घर में बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी सोसाइटी में दो लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव लोगों के लिए क्या, पॉजिटिव लोगों की सोच कैसी होती है। अब जब ये आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग लेकर के आया होगा तो जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, बहुत बढ़िया चीज है, अब हमें बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे किसी को भी पैसा भेजना है, अपने अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने आराम से कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब जो निगेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो हर एक चीज का फायदा उठाने की सोचते हैं, वो हर एक चीज को मैनिपुलेट करने की सोचते हैं, हर एक चीज का गलत फायदा, गलत इस्तेमाल करने की सोचते हैं। अब जैसे जो निगेटिव माइंडसेट के लोग हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यार जब हम अपने अकाउंट से पैसा सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सामने वाले के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। बिल्कुल, जब हम अपने अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी ने यह दिमाग लगाया, किसी को किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया और उसने सामने वाले के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। अब सब पकड़ तो लिया ही जाएगा जब इंटरनेट बैंकिंग से पैसा लिया। अब मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट कहेगी कि यार देखो इसने तो चोरी करी है, लेकिन क्या ये चोरी है, क्या उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी? अब देखो साफ साफ पता चल रहा है कि उसने गलत काम किया है, किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, लेकिन उस समय कोई कानून था ही नहीं साइबर लॉस को लेकर के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में आया, तो यानी कि साइबर क्राइम को लेकर के कोई कानून बना ही नहीं, लेकिन साइबर क्राइम पहले हो गया। अब जब कोर्ट के सामने ये सिचुएशन अराइज हुई तो कोर्ट देखेगा कि यार कोई कानून है कि नहीं है। अब कोर्ट ने देखा कि कोई कानून तो है नहीं, तो कोर्ट कैसे पनिशमेंट देगा। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या हुआ कि कोर्ट के सामने एक सिचुएशन अराइज हुई जिसमें कोई भी कानून है ही नहीं। तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को जो सही फैसला लगेगा, जो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करेगा, अपने दिमाग को यूज करेगा, और दिमाग को यूज करते हुए, रीजंस को बताते हुए, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए कोर्ट अपना डिसीजन देगा।
लेकिन अब जब वो डिसीजन देगा तो डिसीजन देने के बाद में वो गवर्नमेंट को रेफर करेगा कि भाई हमारे सामने इस तरीके का एक केस आया और इस केस को लेकर के कोई भी कानून नहीं है। आज 1 लाख रुपए की चोरी हुई या कल को 500 करोड़ की चोरी भी हो सकती है। तो वहां पर कोर्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट को रेफर करेगा और गवर्नमेंट को बोलेगा इस चीज को लेकर के कानून बनाने की जरूरत है। और तब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब गवर्नमेंट को भी समझ में आएगा कि हाँ यार मैटर तो सीरियस है, कल को बड़ी चीज भी हो सकती है, तब जाकर के गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले प्रॉब्लम आती है फिर उसका सॉल्यूशन आता है। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट पे आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको सिचुएशन बताई कि किसी चीज को लेकर के कोई कानून नहीं है और कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि आज कोर्ट ने डिसीजन दिया और रात में बैठ करके गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। कानून कोई मजाक तो है नहीं कि रातों रात बन गया। अब जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है और उस बीच में अगर कोई केस हो गया तो फिर क्या होगा। उस सिचुएशन में यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन दिया है, तो वही डिसीजन एक तरीके का लॉ बन जाता है। लॉ नहीं बनता है, एक तरह का लॉ बन जाता है। अब लॉ और एक तरह के लॉ में क्या फर्क है। लॉ का मतलब ओरिजिनल लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक तरह का मतलब क्वासी लॉ, लॉ के जैसा। अब अगर मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया और कहीं पर किसी दूसरी जगह पर कोई ऐसा एक्ट हो गया, कुछ ऐसा ऑफेंस हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, तो वहां पर अब कोर्ट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, देखेगी कि क्या पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या। तो वहां पर उसको पता चलेगा कि हाँ यार आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर यह फैसला दिया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर बाउंड होता है। इसको लीगल टर्म में बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या होता है, जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो एक तरीके से लॉ होते हैं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी चीज पर कोई भी फैसला दिया है तो वो फैसला हमारे यहां जो लोअर कोर्ट्स हैं यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाउंड होगा। कल को उनके पास में अगर सेम सब्जेक्ट मैटर का केस पहुंचा तो वो लोग भी वही डिसीजन देंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक, तो ये होता है आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट भी एक तरीके से सोर्सेस ऑफ लॉ में माना जाएगा। इसको आप चाहो तो आपके पास नोट्स होंगे या अपनी कहीं पर भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्टेयर डिसाइसिस। इसको लीगल टर्म में बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस। अब कस्टम एंड यूजेस, चौथा आता है कस्टम एंड यूजेस। कस्टम एंड यूजेस भी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम एंड यूजेस होता क्या है, कस्टम एंड यूजेस का मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज जैसे हमारे यहाँ रिलीजन्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और रिलीजियस एक्ट भी हैं। जैसे हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदू लॉ। मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स के लिए क्या है, मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ को क्या बोला गया है, मुस्लिम लॉ को बोला गया है वॉइस ऑफ, मुस्लिम लॉ किससे बेस्ड है, कुरान से, और कुरान क्या है, वॉइस ऑफ अल्लाह। उसी तरीके से जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ किस पे बेस्ड है, हिंदू लॉ वेदों पे बेस्ड है। कितने तरह के वेद होते हैं, 4 तरह के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। और ये वेदों में लिखा क्या गया है, वेदों में भी लिखा गया है, वेदों में जो कुछ भी लिखा है उसको बोलते हैं वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की आवाज है। यानी वेदों में जो कुछ भी लिखा है वो भगवान ने लिखा हुआ है। तो हिंदू लॉ जो बेस्ड है वो है वेदों पे बेस्ड है। ठीक, तो अब वेदों में हमारे कस्टम के बारे में लिखा हुआ है। अब शादी में 7 फेरे होने बहुत जरूरी होते हैं। बगैर 7 फेरे के शादी कभी भी वैलिड नहीं होगी। अगर मान लीजिए पंडित से गलती हो गई, 7 के बजाय 6 फेरे लगवा दिए, 7वां फेरा नहीं लगवाया, तो वो शादी कभी भी लीगल नहीं मानी जाएगी, वो शादी कभी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब क्या फेरों को लेकर के कोई कानून है, ये कस्टम है, ये हमारे रीति रिवाज हैं। तो रीति रिवाजों को भी कानून में जगह दी गई है, रीति रिवाजों को भी कानून का एक सोर्स माना गया। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो कस्टम है वो कस्टम वैलिड होने चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि रीति रिवाज हमेशा अच्छे ही हो, रीति रिवाज खराब भी तो हो सकते हैं। जैसे एक समय में हमारे यहाँ चलता था बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब भी तो कस्टम में आता है, ये सब भी तो रीति रिवाज में आता है, लेकिन ये सही नहीं थे, ये गलत है। तो वही कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा जो कस्टम लीगल हैं, वैलिड हैं और बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं और उसकी वजह से पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं है। तो देखिए,
आज हम लोगों ने यहाँ पर मेन सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको स्टेट डिसाइजेस के बारे में बताया, मेन सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में बताया, लॉ होता क्या है मैंने आपको ये बताया। अब इसके आगे का सब्जेक्ट मैटर हम लोग अगली क्लास में यूज करेंगे और इसी तरीके की जरूरी इंफॉर्मेशन जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए और हमारी सोसाइटी में रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसकी अगली क्लास हम लोग स्किल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर दोबारा से डालेंगे। और सारी क्लासेस को लेने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए, और समय समय पर जो भी क्लासेस आए उसको आप लोग पढ़िए। ये क्लासेस सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, और उससे पहले हमारे स्किल मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।